हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हिस्ट्री क्लास 8 एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे उसी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को सुरक्षित करना। अंग्रेज़ों ने एक बार फिर से भारत पे कब्जा कर लिया था 1859 में, और अब उन लोगों के पास एक सवाल था कि जो यहाँ की जनता है उनको सभ्य बनाना और यहाँ को शिक्षित करना है। तो देखेंगे इस चैप्टर में कि वो ऐसा कैसे करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजा, नवाब, किसान और आदिवासियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, और इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। विद्यार्थियों को जीवन को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज जो है केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, और उन्हें लगता था कि उसका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ की जो देसी जनता है उनको सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और हम लोग सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि अंग्रेज जो है शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे थे उस टाइम। और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए, और आज हमें शिक्षा जिस तरह से दिखाई देती है वो पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आया है, क्या फिर क्या क्या हुआ है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और हम लोग यह भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश का जो विचार था उस पर क्या प्रतिक्रिया दिया, और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसा पढ़ाया जाएगा, और फिर अंग्रेज़ों के मन में ऐसा क्या विचार विकसित हुआ कि भारतीयों को किस तरह पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक आदमी कलकत्ता आते हैं। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। और जो विलियम जोन्स हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित था सुप्रीम कोर्ट, उसमें जूनियर जज के पद पर उसको तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, और कानून के बारे में जानकार होने के साथ साथ वो एक भाषाविद थे। भाषाविद मीन्स होता है एक वैसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसको कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा उन्होंने ग्रीक सीखा था, लैटिन सीखा था, अंग्रेजी जानता था, और अपने दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। मतलब उसके पास कितना भाषा का ज्ञान था? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन कर लगे। और इसके बावजूद वो कलकत्ता में आने के बाद संस्कृत भी सीखने लगे, उसकी बारीकियों को देखने लगे, उनके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का भी अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर, जैसे धर्म, दर्शन, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ एक फिगर देखिए, विलियम जोन्स द्वारा फारसी भाषा सीख रहे हैं, वो अपने दोस्त से अरबी और फारसी भाषा सीख रहे थे। जोन्स ने पाया कि उस समय कोलकाता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। अब विलियम जोन्स ने उन्होंने पाया कि जैसे उनको हर लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, हर लैंग्वेज को पढ़ने में इंटरेस्ट है, वैसा बहुत कोई है जिसको ऐसा मन करता है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलवेट वे भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, और उसी टाइम नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे।
और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे और प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे और जोन्स और कोलब्रुक जो थे भारत के प्रति उनका एक खास रवैया था। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। वे अपनी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति और भारत की संस्कृति दोनों के लिए आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। वे मानते थे कि जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीन काल में अपने शिखर पर था, अपने वैभव के कारण अपने शिखर पर था, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। लेकिन बाद में उसका धीरे धीरे पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनको लगता था कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में जो भी यहाँ लिखे गए पवित्र और कानूनी ग्रंथ हैं उनको खोजना और समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानून की जो रचना है इन्हीं के जरिए समझा जा सकता है कि हिंदू क्या सोचते हैं, मुसलमान क्या सोचते हैं। उनकी भावनाओं को इसी के माध्यम से समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। और इन्हीं रचनाओं का अगर हम पुनः अध्ययन करेंगे तो भारत का भावी विकास जो है उसका आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक जो थे दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे, उनकी व्याख्या करने लगे, अनुवाद करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीय को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। उनका मानना था कि ये जो परियोजना है केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद नहीं करेगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में हेल्प करेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे और इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ जो थे भारतीय संस्कृति के अभिभावक भी बन गए थे और मालिक भी बन गए थे, दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि इन प्रयास और विचार से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने यह पेश किया कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य का काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। वे चाहते थे कि प्राचीन ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य को पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और वे मानते थे कि हिंदू और मुसलमान को वहीं पढ़ाना चाहिए जिससे वो पहले से परिचित है, वही पढ़ाना चाहिए उन लोग को, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दी जाए, उन्हें वही चीज़ पढ़ाया जाए जो पहले से जानते हैं, जिसको वो महत्व देते हैं, जिसको वो आदर देते हैं। उन्हें कुछ नया चीज़ ना सिखाए, अनजान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। और इसी वजह से अगर वहाँ देसी जनता का दिल जीतना है तो उन लोगों के साथ ही ऐसा बन के रहना पड़ेगा। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदी कॉलेज की स्थापना की गई। 1781 में मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश
का शासन चलाने में मदद मिले, ताकि वहाँ जो बनारस हिंदू कॉलेज खोले ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। लेकिन कंपनी का सब अफसर इस बात से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। इनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो कटु आलोचक भी थे। सबको ये पसंद नहीं आ रहा था। प्राच्यवादी मीन्स क्या होता है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। प्राच्यवादी मीन्स है एशिया की भाषा और संस्कृति का जो बहुत ज़्यादा डीपली ज्ञान रखते हैं उसको प्राच्यवादी बोला जाता है। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोणों की आलोचना करने लगे। और 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज जो है प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उन मानते थे कि जो पूर्वी समाज का ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। उनके मुताबिक जो है पूर्वी साहित्य जो है अगंभीर और सतही है। इसलिए उन्होंने दलील की थी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पेश किया था कि पूर्वी साहित्य को अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे और प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले आलोचना करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा से उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उनके लिए जो उपयोगी है, जो व्यवहारिक चीज़ को ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं शामिल थीं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। और जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे इन आलोचकों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विचारक थे। वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। वो भारत को असभ्य मानते थे। उनको लगता था कि भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी और मैकाले को लगता था कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के बराबर नहीं है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मैकाले का मानना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आदेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया और गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनको लगा कि अंग्रेजी भाषा सिखाना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। मैकाले मानते थे कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान होता है तो उसे दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है उनके बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ये जो फिगर है देखिए, इस फिगर में थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन। यही है थॉमस बेबिंगटन मैकाले।
यही मानते थे कि भारतीयों को सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो पश्चिमी संस्कृति में जितने भी बुक वगैरह लिखे गए उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। मैकाले ने मिंट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया था। और मैकाले ने मिंट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मद्रासे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। और वो ऐसा उन्होंने फैसला लिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मद्रासा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थानों को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, उतना प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। और मैकाले ने इसे क्या कहा? अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी और अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। अब देखेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। और 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या फिर वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस नोटिस को क्या नाम से जाना जाता है? वुड डिस्पैच के या फिर वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। और इस वुड डिस्पैच में क्या लिखा गया था? वो भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति का जो रूपरेखा था उसको लिखा हुआ था कि भारत में शिक्षा का जो प्रक्रिया वो किस तरह होगा, उसकी नीतियों को लिखा गया था। और इस बात को फिर से दोहराया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितना व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेजों में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने के और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। उनका मानना था कि भारतीय अगर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीय व्यापार और वाणिज्य में जो भी लाभ होता है उसको समझना और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में उसको मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। और अगर उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अगर अवगत कराया जाएगा तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब तक यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे और इसकी वजह से ब्रिटिश में जो भी वस्तु बनाई जाती है उसके मांग बढ़ेगा। और क्योंकि तब तक लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। और उस वुड डिस्पैच में यह भी लिखा गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का भी उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और इस नीति से वो ज़्यादा सत्यवादी और ज़्यादा ईमानदार मतलब पहले से और अच्छे हो जाएंगे, पहले से और सभ्य हो जाएंगे। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी और जिसके वजह से कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व का समर्पण भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। दस्तावेज के मुताबिक उस वुड डिस्पैच के मुताबिक पूरब का जो साहित्य है वह केवल त्रुटियों से भरा पड़ा है और यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ऐसा लॉर्ड मैकाले को लग रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना नीति लाया, अपना शिक्षा नीति लाई, जिसको डिस्पैच के नाम से जाना जाता है 1854 में।
1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। देखिए यहाँ फोटो दिया हुआ है 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय का फोटो दिया गया कि 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय कैसा दिखता था। और एक फ़ोटो दिया हुआ है कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। और कलकत्ता के पास जो हुगली नदी है उसके तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। यहाँ पे हम लोग देखें बम्बई विश्वविद्यालय, ये है कलकत्ता में सेरामपुर कॉलेज। अब है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। विश्वविद्यालय तो खुल गए लेकिन स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था, कि अंग्रेज़ लोग अपना जो नीति लाया उसके पहले यहाँ पे बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है। क्या आपको इसका कुछ भी अंदाज़ा है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और आपने कभी सोचा है कि क्या उस टाइम बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ, और अगर स्कूल थे अंग्रेज़ों के आने से पहले तो ब्रिटिश के आने के बाद उनका क्या हुआ। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से ईसाई प्रचारक आए थे विलियम एडम। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। कंपनी ने उसे देसी स्कूल में शिक्षा की क्या प्रगति थी उस पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया था वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। और ये छोटा छोटा केंद्र होता था जिसमें लगभग मात्र 20 विद्यार्थी होते थे, उससे ज़्यादा नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। और टोटल मिला के इसमें पढ़ने वालों बच्चों की संख्या इसी तरह छोटा छोटा केंद्र को मिलाकर 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चा उस पाठशालाओं में पढ़ते थे। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। और ये जो पाठशालाएँ हैं वो संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाया जाता था। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा भी आरंभ की गई थी और कई पाठशाला जो थे वो खुद एक टीचर के द्वारा भी आरंभ किया गया था। देखिए यहाँ एक फ़ोटो दिया हुआ है पाठशाला का। एक ग्रामीण पाठशाला, यह फ्रांसिस शॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। देखिए पाठशालाएँ कैसे होती थी। छोटा छोटा केंद्र होता था, उसमें ज़्यादा 20 बच्चे से ज़्यादा उसमें नहीं रहते थे। फिर भी सारे केंद्रों को मिलाकर लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे उस टाइम पाठशालाएँ में पढ़ रहे थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। शिक्षा का तरीका जो था काफ़ी लचीला था। आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं अभी, उसमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशाला में भी मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। उस टाइम के पाठशालाओं में फ़ीस निश्चित नहीं था, छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच कुर्सियाँ नहीं होती थी। फीस निश्चित नहीं होता था। छपी हुई किताब नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएँ लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। बेंच कुर्सी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। अलग से कक्षा लेना या फिर बच्चों का अटेंडेंस बनाना, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता था।
सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे आप लोग का एग्ज़ाम होता है साल में एक बार, वैसा या फिर कोई टाइम टेबल बनाना, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था उस टाइम। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कोई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय की कुछ पाठशाला या तो बरगद की छाँव में चलती थी, या फिर कोई गाँव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में, या फिर जो टीचर्स होता था वो अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, और बच्चों का जो फ़ीस है वो डिपेंड करता था कि उसके माँ बाप कितना कमाते हैं। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फ़ीस देनी पड़ती थी। जो अमीर होते थे उनको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती थी, और जो गरीब होते थे उनको कम फ़ीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, और क्या पढ़ाना यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु तय करते थे। शिक्षा जो है मौखिक रूप से बस पढ़ाया जाता था ओरल में, और क्या पढ़ाना है यह विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए जो टीचर्स है वो तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। और ऐसा नहीं है कि 1 क्लास का अलग बैठेगा, 2 क्लास का, सब एक जगह बैठता था और एक ही टाइप का शिक्षा ग्रहण करता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे, और अलग अलग स्तर के मतलब देखते थे कि कौन कैसा समझ रहा है, वो उस स्तर से उसको बांटते थे। फिर अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों से गुरु जी अलग अलग बात करते थे। एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। तब एडम ने पाया कि ये जो लचीली प्रणाली है स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने जाते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि फसलों का जब कटाई का समय आता था उस टाइम उन लोग का कक्षा बंद होता था, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चल जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी, और जब कटाई और अनाज वाला काम खत्म हो जाता था तो फिर से पाठशालाएं शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, और इसका परिणाम यह होता था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे।